मध्य प्रदेश में मोहन सरकार ने अपने 2 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उसके बाद से हर विभाग के मंत्री भी अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं। शिक्षा और परिवहन विभाग के मंत्रियों ने अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश किया और जनता के सामने दोनों विभागों में सुधार, पारदर्शिता और डिजिटल सेवाओं का खाका रखा, जिसमें सरकार ने ये दावा किया है कि स्कूलों में व्यवस्था सुधरी है और परिवहन सेवाएं अब दफ्तर नहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म से मिल रही हैं। सरकार का कहना है कि स्कूल शिक्षा में अब प्लानिंग के साथ काम हो रहा है। सत्र की शुरुआत में सिलेबस, नवंबर तक छात्र हित की योजनाएं, 500 रुपए से कम में किताबें, डिजिटल क्लास और स्किल डेवलपमेंट, इन बड़े सुधार को बताया गया है। लक्ष्य रखा गया है कि 3 साल में कोई भी स्कूल भवन विहीन ना हो और हर स्कूल में बिजली और शौचालय सुनिश्चित हो। हम ऐसे संस्थान विकसित कर रहे हैं जहां संस्कृत, योग, वेद, इनका हम अध्ययन एक साथ एक जगह कराएंगे। और जब हम संस्कृत, योग और वेद पर जाते हैं तो आप देख रहे हो कि गाय को लेकर अकेले हिंदुस्तान में नहीं, हम तो आदिकाल से गाय हमारी, गौ हमारी माता है, ये है, उस पर मतलब कहीं हम स्वाभाविक रूप से मानकर चलते हैं कि गाय के कारण हम किस तरह से हमको लाभ होते हैं। अब दूसरे देशों में भी लगातार आप अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देखते हो, गाय पर रिसर्च कर रहे हैं, लोग गाय पालने लगे हैं। हमारी जो अगली जनरेशन है वो कहीं ना कहीं इस व्यवस्था से गाय का महत्व क्या है, गाय को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, साइंटिफिकली उसके रखने से क्या फायदे हैं, इस तरह का मैंने कहा कि भविष्य में हम जोड़ने का सोच रहे हैं। इधर स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री राज उदय प्रताप सिंह ने मीडिया से संवाद में सरकार का रिपोर्ट कार्ड और अगले 3 साल का रोड मैप दोनों सामने रखा और परिवहन विभाग में 51 सेवाओं को ऑनलाइन और फेसलेस करने का दावा किया। ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और परमिट अब घर बैठे बनेंगे। सरकार का कहना है कि सुगम बस सेवा से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और निजी वाहनों पर निर्भरता घटेगी। एक बहुत अच्छा एक सिस्टम अभी जिसकी तैयारी विभाग ने की है कि उसको हम बस को ट्रैक करेंगे, बस के जो किराए है उस पर सीधा सरकार का नियंत्रण होगा, कैमरे आदि लगेंगे, महिला बच्चों की सुरक्षा के बेहतर इंतजाम होंगे और जिस रूट पर चिन्हित करके परमिट दिया गया है बस हर हाल में उस रूट पर चले, इस बात की चिंता जो हमारा ट्रैकिंग सिस्टम है वो करेगा। तो एक बड़ी चुनौतीपूर्ण काम था, लेकिन विभाग ने उसको भी बहुत एक प्राथमिकता के आधार पर लिया था और आगे आने वाले समय में मुझे लगता है कि परिवहन विभाग का एक महत्वपूर्ण एक उपक्रम इस प्रदेश में खड़ा होगा और आम आदमी को मिलने वाली सर्वश्रेष्ठ सुविधाओं में से एक आवागमन के लिए एक शासकीय परिवहन सुविधा इस प्रदेश में हम उपलब्ध कराने जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस इन दावों पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार के दावे जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाते। कांग्रेस ने कहा कि सरकारी स्कूलों में अभी भी शिक्षकों की कमी है, अधूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है और अटेंडेंस की दिक्कतें हैं। परिवहन विभाग में ऑनलाइन सेवाओं के बावजूद अवैध वसूली और बस सेवाओं की बदहाली बड़ा सवाल बनी हुई है। शिक्षा मंत्री की उपलब्धि है कोई क्या? 0 बटा सन्नाटा। 29,700 स्कूल बंद हुए मध्य प्रदेश में। कहाँ जाएगा गरीब का बच्चा पढ़ने के लिए? 15-15, 20-20 किलोमीटर दूर पर स्कूल हो गए। पैदल जा सकते हैं? कोई बच्चियाँ जा सकती हैं क्या? जंगल से गुजरना पड़ता है। आपने जो है बच्चियों की शिक्षा की बर्बादी कर दी है। ये पहला शिक्षा मंत्री हैं चमत्कारी जो है, देश दुनिया में इतना चमत्कारी शिक्षा मंत्री आज तक पैदा नहीं हुआ जो खुद ही कह रहा है, विधानसभा में बयान दे के कह रहा है कि 500 लोगों को मैं शिक्षकों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं जो अपनी नौकरी जो है किराए पे चला रहे हैं। क्या वो किराएदार सारे जेल चले गए? क्या है सरकार की जिम्मेवारी? एक तरफ सरकार कह रही है कि सिस्टम बदला, सेवाएं तेज हुई, तो दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप है दावे बड़े हैं, जमीन पर असर सीमित है। अब सवाल यही है, क्या शिक्षा और परिवहन में वाकई बदलाव आया है या ये सिर्फ रिपोर्ट कार्ड की तस्वीरें हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज, भोपाल।
नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। और बड़ी बहस मध्य प्रदेश की आज हम इस विषय पर करने वाले हैं जो कि रिपोर्ट कार्ड पर आधारित है। सरकार के मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड लगातार जनता के सामने पेश किए जा रहे हैं और आज जिस रिपोर्ट कार्ड पर हम चर्चा करने वाले हैं वो शिक्षा और परिवहन विभाग से जुड़ा हुआ है, जिसमें इस बार सरकार ने तकनीकी का प्रयोग करते हुए परिवहन को भी आगे बढ़ाने का काम किया है और शिक्षा को भी आगे बढ़ाने की नीयत से कुछ डिजिटल सेवाएं जोड़ी हैं। ऐसे में क्या कहता है रिपोर्ट कार्ड और उसकी असली हकीकत क्या है, विपक्ष उसे किस नज़रिए से देखता है, इसी पर आज हम डिबेट करेंगे। पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए प्रियंका दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे ज्योति पटेल जी, बहुत स्वागत है आपका। और प्रकाश व्यास जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करेंगे, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और जैसा कि हमने बताया कि इस समय डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के 2 साल पूरे होने के बाद उन्होंने खुद की पूरी सरकार का समग्र रिपोर्ट कार्ड रखा और उसके बाद अब विभागों को अलग अलग दिन दिए गए हैं जिसमें रिपोर्ट कार्ड रखे जा रहे हैं। और इसी कड़ी में शिक्षा और परिवहन का रिपोर्ट कार्ड आप सबके समक्ष है, जिसे प्रस्तुत किया है मंत्री राज उदय प्रताप सिंह ने। ऐसे में इसको लेकर दावे क्या हैं, क्या इसकी हकीकत है, जानेंगे। सबसे पहले बीजेपी से ही ओपनिंग कमेंट्स ले लेते हैं और एक ओपनिंग रिमार्क्स उनसे चाहते हैं कि आखिर सरकार क्या बताना चाहती है शिक्षा और परिवहन के क्षेत्र में अपने रिपोर्ट कार्ड के जरिए। नमस्कार। सर्वप्रथम जैसे कहा गया, सरकार है डबल इंजन की सरकार, 2047 लेकर के है और जिसमें कहें 1 लाख के सरकारी स्कूल के साथ में लाखों जो परिवहन का जो जाल बिछा करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर्स को गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है। शिक्षा के स्तर में सीएम राइस। प्रियंका जी, आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है। हम एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे, आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है। जब तक हम प्रकाश व्यास जी से एक कमेंट ले लेते हैं, प्रियंका जी से जुड़ेंगे। प्रकाश जी, आप कैसे देखते हैं रिपोर्ट कार्ड में किन बातों को हाईलाइट किया गया है और उसके पीछे क्या बताने की मंशा है? रिपोर्ट कार्ड के हिसाब से कहाँ तक पहुँचा है शिक्षा और परिवहन मध्य प्रदेश में? देखो, पिछले 22 सालों में बीजेपी की सरकार प्रदेश में रही है और जो बीजेपी का एजेंडा रहा है हर चुनावों में, घोषणा पत्र में जो जिम्मेदारी की बात की है, उस तरह का विकास इन दोनों क्षेत्रों में उस रफ्तार से नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था। जैसे शिक्षा की बात करें, ड्रॉप आउट के मामले साल दर साल 10 साल में देखें तो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। खासकर मिडिल स्कूल्स में ड्रॉप आउट्स मामले बढ़ रहे हैं और विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां हमारा SC/ST वर्ग का बाहुल्य क्षेत्र है। तो ये जरूरी था रिपोर्ट कार्ड बनाना कि हम किस तरह से जो योजनाएं सरकार बना रही है उसको धरातल पर उतार सके, उसका लाभ आम जनता तक, आम लोगों तक पहुंच सके। जहाँ तक परिवहन का मसला है, सड़कें अच्छी हो गई है, विनिर्माण के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है, लेकिन अभी भी लोक परिवहन की बात करें तो वहाँ कई दूरस्थ अंचलों में लोक परिवहन को लेके लोग परेशान रहते हैं। जहाँ रेल कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ बस कनेक्टिविटी का विकल्प होता है, लेकिन बस व्यवस्था खासकर भ्रष्टाचार के मामले की वजह से चरमरा जाती है। तो लोग सड़कें जोड़ रही हैं शहरों को और गाँव को, लेकिन परिवहन के साधनों का अभाव जरूर है। जी मोहित जी। ठीक है, चलिए। तो काफ़ी हद तक कुछ अच्छाई भी है तो कुछ खामियां हैं जिनको ठीक करने की ज़रूरत है। प्रियंका जी से हमारा संपर्क हो गया। तो प्रियंका जी, आप कुछ ओपनिंग कमेंट्स कर रही थी, कुछ बात थी क्या अधूरी रह गई थी, बोलिए। मैं व्यास सर के तौर पे बता दूं, 10 बेस्ट स्कूल और झाबुआ के प्राइज स्कूल्स थे किया गया है और वो विश्व के 10 स्कूलों में हमारे मध्य प्रदेश से गए हैं। तो सभी की बात है, 139 से ज्यादा हमारे मध्य प्रदेश में, 100 से ज्यादा सेंट्रल स्कूल हैं। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ ISE के माध्यम से हमारे एफिलेटेड हो चुके हैं
बात में अगर बात करें 2022 के माध्यम से हमारे शिक्षा विभाग को सम्मानित किया गया है। अब जो संस्कृति के साथ विरासत को आगे बढ़ाना चाहती है, उसकी तरफ से गुरुकुलम की स्थापना करने को भी चयनित किया गया है, जिसमें संस्कृत और ज्ञान भी हमारे बच्चों को दिया जा सके। इसके अलावा अगर हम बात करने चाहते हैं तो उन्होंने चिंता जताई थी स्कूलों को लेकर के, तो फर्स्ट में 19 एडमिशंस बढ़ चुके हैं। अगर ड्रॉपआउट परसेंटेज की बात करें कंपैरेटिवली 20 तो 12.5% 3% पर हम लोग ड्रॉप आउट जो लिंगानुपात के हिसाब से भी देखें जो है वो उन्नति की ओर अच्छा भी जो बात करते हैं। इसके अलावा जो बात करें 94,300 विद्यार्थी किए हैं और 7,800 कर चुके हैं प्रोत्साहन के करने के लिए, और भी आगे इस प्रकार और भी इसमें करने के लिए हम लोग जो बच्चे हैं उनको फ्री में प्रोत्साहित किया जा सकता है, जैसे शिक्षा विभाग के बच्चों का जो है वो रुझान। ठीक है प्रियंका जी, मैं आऊँगा आपके पास, लेकिन अभी कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया लेते हैं, फिर वो सवालों के जवाब आपसे लेंगे। कांग्रेस इसे कैसे देखती है? परिवहन का भी रिपोर्ट कार्ड आया, उसमें हाईटेक तरीके से परिवहन को बेहतर करने पर जोर रहा है और शिक्षा के लिए बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें, इसका एक वातावरण बनाने का दावा किया गया। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ने पहुँचें, यानी कोई ऐसा ना हो जो कि पढ़ाई से अछूता रहे, इस तरीके की दावे किए गए हैं। ज्योति जी, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, आप सभी को पहले तो नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, ये तो केवल ऐसा हो गया कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। देखिए, आज रिपोर्ट कार्ड जो है शिक्षा मंत्री जी ने प्रस्तुत किया, तो मुझे लगता है कि वो रिपोर्ट कार्ड में ही हकीकत नजर आता है। यदि सच्चाई में, यदि हकीकत में जमीन पर हम देखें तो जमीन से कोसों दूर ये रिपोर्ट कार्ड नजर आता है। क्योंकि आज यदि आप ये बताइए कि सरकारी स्कूल अच्छे हैं, तो सरकारी स्कूलों से अभिभावक क्यों पीछा छुड़ाने में लगातार लगे हुए हैं? जिनकी भी थोड़ी सी अच्छी स्थिति होती है, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में शिफ्ट कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों की तरफ अपने बच्चों को मूव कर रहे हैं। शिक्षा का मतलब केवल आंकड़े नहीं होता है, शिक्षा का मतलब ये होता है कि आपको उन शिक्षक उपलब्ध हैं, संसाधन उपलब्ध हैं, या गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिल रही है या नहीं मिल रही, समान अवसर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, तो ये सारी चीजें होती हैं। आज भी ऐसे हजार विद्यालय जहां पर शौचालय नहीं है, जहां पर बिजली की व्यवस्था नहीं है, और आपके ही शिक्षा मंत्री ने ये कहा था कि मैं खुद व्यक्तिगत 500 शिक्षकों को जानता हूं जो ठेकों पर शिक्षक हैं। मतलब शिक्षक अपनी जगह पर अपने 2-3 हजार रुपए, 4 हजार रुपए में शिक्षकों को भेजते हैं। तो उन्होंने ऐसा खुद कहा था, उन्होंने ये कहा था कि मेरे नरसिंहपुर जिले में खुद ऐसे 100 शिक्षक हैं। तो आप कल्पना करिए कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे कितने शिक्षक होंगे जो ठेकों पर काम कर रहे होंगे। अतिथि शिक्षक जो है आपकी पूरी व्यवस्था संभाले हुए थे। मैं आरटीओ की ओर बात करना चाहूंगी मोहन जी। आरटीओ की यदि ये लोग बात करते हैं कि आरटीओ की व्यवस्था जो है आपकी अच्छी चल रही है, आपकी जो परिवहन व्यवस्था है वो अच्छी चल रही है, तो परिवहन में आप चेक पोस्ट बंद होने का दावा करते हैं, परंतु चेक पोस्ट आज भी चालू है, बैकडोर चेक पोस्ट चालू है, वसूली आज भी लगातार हो रही है। और जब आपकी व्यवस्था पारदर्शी है तो ट्रक चालकों की रोज शिकायतें क्यों आ रही है? लगातार ट्रक चालक शिकायतें कर रहे हैं कि आपकी लगातार वसूली जारी है। और आरटीओ में जो ऑनलाइन व्यवस्था जो है आपकी सरल है, तो फिर बिना दलालों के कोई भी काम आरटीओ के अंदर क्यों नहीं होता है? और वो दलाल उनको संरक्षण देने वाले अधिकारियों पर एफआईआर क्यों नहीं होती है? चलिए, कुछ भ्रष्टाचार की शिकायत और शिक्षा में खासतौर पर शिक्षकों की कमी और गुणवत्ता युक्त शिक्षा नहीं होने के कारण प्राइवेट क्षेत्र में ज़्यादा बच्चों को भर्ती कराने की प्रवृत्ति बन गई है। इस पर क्यों सरकार ध्यान नहीं देती? इन दोनों बातों पर ध्यान कहाँ है सरकार का? प्रियंका जी, देखिए, दोनों और कार्य किया गया है। मेरी जो बातें कर रही हैं, उन्होंने नरसिंहपुर का उदाहरण दिया, परंतु उदाहरण के तौर पे वो झाबुआ को भी भूल गई, उदाहरण के तौर पे वो रतलाम को भी भूल गई, उदाहरण के तौर पे वो इंदौर के एक्सीलेंस स्कूल को भी भूल गई। उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करती हूँ तो 690 ऐसे स्कूल थे जिसमें एग्रीकल्चर ट्रेड स्टार्ट किया गया, जिससे बच्चे पढ़ाई के साथ ही साथ हुनर भी सीखते हैं और अलग अलग संकाय में अपने एजुकेशन को बढ़ा भी सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके अलावा 24% मिडिल स्कूल, 100%
स्कूल्स हैं, कस्तूरबा गांधी स्कूल, 84% हायर सेकेंडरी स्कूल जो है वो स्मार्ट क्लासेस से अगर आज तक कनेक्ट कर चुके हैं, जो बच्चे हम कह सकते हैं स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से शिक्षा अर्जन कर रहे हैं आज की स्थिति में। ये मैं बिल्कुल बहुत अच्छे से बात करूंगी कि जब 1,23,00,000 स्कूलों की जब हम चर्चा करते हैं तो हो सकता है कि कुछ परसेंटेज में इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल्स के गड़बड़ हो, ये मैं मान सकता हूँ, पर सरकार उसके लिए भी गहन चिंतन करते हुए, विचार करते हुए, संवेदनशीलता के साथ में निर्णय लेते हुए आगे कार्य कर रही है। आज की डेट में प्राचार्यों को, प्रिंसिपल्स तक को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया गया है कि वो बच्चों के स्कूल पर और एडमिशन के ऊपर कार्य करें और बेहतर हो कि उसको और भी बेहतर बनाया जा सके, उनको भी इस कार्य में लगाया गया है। इसकी बात करती हूँ, अगर हमारे भारत की जीआरई रैंकिंग की बात करते हैं तो 8.2 जो हमारे पूरे देश में, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, इससे ज्यादा देश में वो दूसरे स्थान पे हमारा मध्य प्रदेश आता है शिक्षा के मामले में। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 1,53,00,000 से ज्यादा स्टूडेंट जो है वो आज हमारे स्कूल में शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें 94,000 के करीबन जो है वो गवर्नमेंट स्कूल्स है जिसके अंदर बच्चे पढ़ते हैं। और जिसकी बात हमारे भाई साहब ने भी करी थी और बहन ने भी करी, अनुसूचित जाति और जनजाति स्कूलों की बात करें तो जो बेस्ट स्कूलों की उसमें वर्ल्ड में रैंकिंग में आए हैं उसमें 88.3% जो बच्चे हैं वो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से आते हैं और शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं और अपने नाम देश में नहीं विदेश के स्तर पर भी, वैश्विक मंच के ऊपर भी स्थापित कर रहे हैं। जी 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 आएंगे आप दोनों के पास, लेकिन एक प्रकाश जी की भी टिप्पणी सुन लेते हैं। प्रकाश जी, दोनों पक्षों का अपना अपना नज़रिया है और हर चीज़ रिपोर्ट कार्ड में बेहतर हो ये भी नहीं हो सकता, तो कुछ खामियां हैं, कुछ अच्छाइयां भी हैं, पर ऐसा क्या किया जाए कि इस रिपोर्ट कार्ड में कुछ और अच्छी चीज़ें अगले साल के रिपोर्ट कार्ड में बेहतर हमें देखने को मिले? किन कामों पर फोकस करने की ज़रूरत है जो एक साल में पूरे भी हो जाए और दिखाई भी दें? सबसे बड़ा मुद्दा तो ड्रॉप आउट का ही है और ये पिछले 20-22 साल से चला आ रहा है। आप देखें ड्रॉप आउट की संख्या हर साल बढ़ रही है। आप करीबन 7 लाख के आसपास का ड्रॉप आउट का आंकड़ा AAC 2024 की रिपोर्ट में आया था। और एक और चीज है, जो सरकारी स्कूल है उनके भवन जर्जर अवस्था में पहुंच चुके हैं। आज इसी रिपोर्ट की बात करूं तो पिछले साल करीब 5,600 भवन ऐसे थे मध्य प्रदेश में जो जर्जर हालत में थे और जहां बच्चों ने आना जाना बंद कर दिया था। मैं खुद अपना एक उदाहरण देना चाहूंगा। मैं कुछ समय पहले यहाँ भोपाल के पास सीहोर जिले में ही एक छोटे से गाँव में किसी कार्यक्रम में गया था, तो वहाँ सरकारी स्कूल की हालत जब मैंने देखी, वहाँ लोगों से बात करी, तो वहाँ शौचालय तक ठीक नहीं थे। वहाँ पशु और बाकी अन्य जानवर उन्होंने डेरा जमा रखा था। तो ऐसे बच्चे किस तरह से वहाँ पे जाना पसंद करेंगे? तो ये समस्या तो है। शासन को और हमारी जो बीजेपी सरकार है उसको आंखों में पट्टी नहीं बांधना चाहिए। सच्चाई, एक मॉडर्न स्कूल बना के यदि हम बाकी सब स्कूलों को कंपेयर करें तो वो थोड़ा सा गलत होगा, अन्यायपूर्ण होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सरकार ने कदम नहीं उठाए, सरकार कदम उठा रही है। आज जो विद्यालय बन रहे हैं माध्यमिक लेवल पर और हाई स्कूल जो बन रहे हैं उनकी नई नई बिल्डिंग बन रही है, लेकिन वो शहरी क्षेत्रों में, यदि ग्रामीण क्षेत्रों में जाए या दूरस्थ अंचलों में जाए तो वहाँ भवनों की हालत खराब है। आने वाले टाइम में शायद हो सकता है अगली रिपोर्ट में 5,000 और स्कूल ऐसे हैं जिनकी हालत खराब है और बंद हो सकते हैं और वहाँ शिक्षकों का ड्रॉप आउट रेट चलता रहेगा। क्योंकि जब मैं कह रहा हूँ 7 लाख ड्रॉप आउट की आंकड़ा जो है बहुत बड़ा आंकड़ा है और वास्तव में वो आंकड़ा उन्हीं क्षेत्रों में है जैसे मैंने बताया कि धार हुआ, मंडला हुआ, झाबू हुआ, ये दूरस्थ अंचल है और जहाँ सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से बच्चों का रुझान या परिवार का रुझान बच्चों को पढ़ाने में नहीं होता है, उनके रोजमर्रा दैनिक कार्यों में या मजदूरी में या खेती किसानी में होता है। तो सरकार को ये भी सोचना पड़ेगा कि इनको किस तरह से प्रोत्साहित करें, किस तरह से हम जो है शहरी क्षेत्र का जो विकास हो रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कम हो रहा है उस असंतुलन को दूर करें। शहरी क्षेत्र में अच्छे शिक्षक मिल जाते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे हमारी ज्योति ने बताया कि ये ठेकेदारी सिस्टम चल रहा है और वही बात परिवहन आरटीओ की भी होती है। तो ये जो दलाली और ठेकेदारी सिस्टम है दोनों जगह पर, इस पे अंकुश लगाना भी जरूरी है। इसके लिए कड़े कदम सरकार को उठाना चाहिए। ठीक है, कड़े कदम उठाने की जरूरत है। ज्योति जी भी इसमें कुछ सवाल ऐड कर देंगे तो फिर सीधे प्रियंका जी से इसका जवाब लेंगे। ज्योति जी, लेकिन हर चीज़ में केवल खामियां नज़र आए ये भी उचित नहीं है। काफ़ी अच्छा स्कूल का जो काम है वो भी हुआ है, तो उस पर भी प्रकाश थोड़ा डालिएगा।
देखिए मोहन जी, मैं ना 11 साल से शिक्षा समिति में सदस्य हूँ। मैं लगातार जिला पंचायत सदस्य भी हूँ और शिक्षा समिति मेरा शिक्षा विभाग जो है बहुत फेवरेट विभाग है। तो मैं शिक्षा पर और बच्चों के की व्यवस्था पर निश्चित रूप से फोकस करना चाहूंगी और मैं खुद ही ये व्यक्तिगत रूप से मानती हूँ कि मध्य प्रदेश के बच्चों की जो स्थिति है वो सुधरे। और आज कहीं ना कहीं जो 70,000 शिक्षक के पद खाली होना एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। आज भी 12 से 75 स्कूल ऐसे हैं जहां पर एक भी टीचर नहीं है। आज भी 6800 स्कूल ऐसे हैं जहां पर केवल एक शिक्षक, मतलब 3-3 4-4 क्लास जो है वो केवल एक शिक्षक ले रहा है। आज भी 3500 स्कूल ऐसे हैं जहां पर एक भी स्टूडेंट नहीं है, मतलब छात्र शिक्षक तो है परंतु स्टूडेंट नहीं है। और 23,000 स्कूल तो ऐसे हैं जिनमें केवल 3 से 5 बच्चों के एडमिशन है। 23,000 स्कूल। तो आप ये सोचिए कि स्कूलों की व्यवस्था, स्कूलों की जो दुर्दशा है वो किस तरीके से बद से बदतर होती जा रही है। और मैं अब बात करूं हायर सेकेंडरी हाई स्कूल की बात करूं तो मैं भी लगातार चेक करने के लिए जाती हूँ स्कूल। और मैं जब देखती हूँ वहां पे कि 9, 10, 11, 12 क्लास में जो है होती है लैब होती है, कहीं साइंस क्लास की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की लैब होती है, ठीक उनमें है, आप जल्दी। जाकर के देखेंगे तो सारे के सारे जो उपकरण होते हैं वो धूल खाते नजर आते हैं, वो लैब खुलती ही नहीं है। आप स्पोर्ट के टीचर, जो स्पोर्ट सामग्री है स्कूलों में परंतु स्पोर्ट के टीचर नहीं है। तो इस तरीके की स्थितियां जो है हर स्कूल में बनी हुई है। संसाधन नहीं है, गुणवत्ता युक्त शिक्षा नहीं है, सबसे बड़ा मेरा प्रश्न यही है। और मैं चाहूंगी कि यदि डिबेट के माध्यम से सरकार तक मेरी बात जाए और कम से कम शिक्षा की गुणवत्ता पर, शिक्षा की जो संसाधन है उन पर जरूर सरकार ध्यान दे। चलिए ठीक है, तो काफ़ी हद तक दो महत्वपूर्ण बात, ड्रॉप आउट जो रेट है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है और परिवहन में कुछ ऐसे दलाल किस्म के लोग हैं जो कि लोगों को परेशान करके उनसे पैसे ले लेते हैं। प्रियंका जी, ये दो बड़ी समस्या है, इस पर फोकस करते हुए सरकार क्या करना चाहती, कैसे दूर होगी ये दोनों बड़ी समस्या है? हर चीज में ऑनलाइन सिस्टम, जैसे मैं फास्टैग अगर हम बात करें सबसे ज्यादा इस पर कार्य किया, उनके जो बैरियर्स बनाए गए थे, बैरियर सिस्टम को खत्म करके भी करप्शन को बहुत हद तक नियंत्रित करने के लिए सरकार ने जो ठोस कदम उठाया, जबकि लोगों को लगता था नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट हमने वो करके दिखाया। और करप्शन के ऊपर सबसे बड़ी मार बैरियर्स को खत्म करके हमने करी है। इसके बाद हमारे भाई ने चिंता जताई थी ड्रॉप आउट परसेंटेजेस बढ़ रहे हैं, और मैं मेरे भाई साहब से बहुत सविनय बात बताऊंगी कि इन 20 अगर बात करूं 2002 और 2003 की ड्रॉप आउट परसेंटेज था फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक 43%, फर्स्ट टू उसके बाद में 5th to 8th तक का था आपका 63.9% और 10th और 11th के बाद 70.2%, जिसको हमने रिड्यूस करते करते आज 6.5% के ऊपर आकर के आपका मिडिल स्कूल ड्रॉप आउट परसेंटेज आया है और 3.5% के करीबन जो है आपका और भी कम होते हैं हाई सेकेंडरी स्कूल की ओर हम अग्रसर है। कार्य इस पे किया गया और मेरी बहन के मुंह से धन्यवाद जो सत्य निकल गया कि आपके तकरीबन 12,500 स्कूलों के ऊपर आप कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जो मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बिल्कुल ईमानदारी से स्वीकार किया था। लेकिन 1,23,00,000 स्कूल के आगे अगर हम बात करते हैं तो ये 1 या 2% की करीबन कमी निकल के आती है, जिसके ऊपर सरकार उस पर भी कार्य कर रही है। जिसमें मेरी बहन ने कहा कि शिक्षक है परंतु विद्यार्थी नहीं, तो उन शिक्षकों को दूसरी जगह अरेंजमेंट में लगाया गया है और कई ऐसे स्कूल थे जिनको मर्ज करके उनकी संख्या के ऊपर कार्य करते हुए वहां पर क्लासेस लगाई जा रही है और उन पे भी कोशिश ये की जा रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जो प्रॉब्लम्स है उनके ऊपर रोल आउट किया जाए और बच्चों की तादाद को भी बढ़ाया जाए और उच्च गुणवत्ता जो आधुनिक शिक्षा की ओर हम ध्यान दे सके, उसके लिए सतत प्रयासरत हमारी सरकार है, जिसमें हमने सफलता भी पाई है। और मैं फिर वही कहूंगी कि हम जिस और अग्रसर है, हम 2047 का विजन लेके चल रहे हैं, जिसमें हमारा बच्चा हमारी सांस्कृतिक विरासत के साथ में, हमारी शिक्षा के साथ में, अगर हम बात करें तकनीकी शिक्षा का और कौशल का भी उसमें समावेश हो, जिसमें बच्चा शिक्षा अर्जित करने के साथ में स्किल्ड होकर के भी बाहर निकले ताकि वो अपना रोजगार करने के साथ साथ कौशल उन्मुखी शिक्षा को धारण करे और अपना व्यवसाय भी स्थापित कर सके। ठीक है, तो काफ़ी हद तक इसमें चीज़ें हैं जिन्हें ठीक किया जा सकता। कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे प्रकाश जी? ये बातें प्लान वे पे है और रोड मैप है, इसी रास्ते पे सरकार आगे बढ़ रही है। नहीं, प्रियंका जी की बात से मैं सहमत हूँ कि 2002-03 से स्थिति बेहतर हुई है, लेकिन अभी जो परसेंटेज ड्रॉप आउट का है वो जितना हमने लक्ष्य रखा था उससे कम है। 6 से 8% हमारे जो हैं ड्रॉप आउट केसेस जो हैं कम हुए हैं।
ये मैं मानता हूँ 2012 से लेकर 2022 10 सालों में, लेकिन इसको और तेजी से गति से रफ्तार को बढ़ाना पड़ेगा। कारण सरकार नहीं है जिम्मेदार, इसके कारण जो है हमारी सामाजिक ताना बानाई है, और दूसरा एक रोजगार की समस्या जो है, जिसकी वजह से बच्चे जो है स्कूल छोड़ के अपने कार्यों में लग जाते हैं। एक तो ये परेशानी, दूसरा ये है कि जिस तरह से हम तकनीकी शिक्षा की बात कर रहे हैं, कौशल शिक्षा की बात कर रहे हैं, उसकी आवश्यकता केवल शहरों में नहीं, वो दूरस्थ गांवों में भी है कि जो उनके वहाँ कुटीर उद्योग है, जो उनकी खेती बाड़ी है, जो उससे जुड़े हुए जो चीजें सहायक हो सकती है, उस शिक्षा का भी प्रचार प्रसार उन ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाए। ये मैं चाहता हूँ कि सरकारी स्तर भी लगातार काम करे और लगातार ध्यान दे के निगरानी रखे। जी अमोन जी। ठीक है, तो काफ़ी हद तक इस पूरी चर्चा से यही समझ में आ रहा है कि काम करने की भी आवश्यकता है, लेकिन काम हुआ भी है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। आज की डिबेट में इतना ही। इस चर्चा में हमारे साथ प्रकाश जी जुड़े, उनका धन्यवाद। ज्योति पटेल जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। प्रियंका दुबे जी हमारे साथ बनी रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं ख़त्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।